वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की इस दूसरी वीडियो कक्षा में जैसा कि आप देख रहे होंगे व्हाइट बोर्ड पर आपका टॉपिक लिखा हुआ है समाज अध्ययन के अंतर्गत इतिहास का पहला पार्ट द फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में आपको पहली वीडियो में जानकारी दी गई। मैंने बताया था कि इसकी शुरुआत करने के पीछे कारण क्या है। तो आइए आज की इस चर्चा में हम लोग दो मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि क्यों फ्रांस की क्रांति हुई। जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी क्रांति के होने के पीछे कोई एक कारण नहीं होता और कोई छोटा सा समय इसके पीछे कारक के रूप में उभर कर सामने नहीं आता। लंबे अरसे से डेस्पोटिक मोनार्की की वजह से फ्रांस की जनसाधारण थर्ड स्टेट त्राही कर रही थी और उनकी बहुत सारी परिस्थितियों ने उन्हें बाध्य किया फ्रांस की क्रांति के लिए। तो आइए चर्चा करते हैं कि फ्रांस का जो थर्ड स्टेट था उसके अंदर रहने वाले लोगों की स्थिति क्या थी। इसमें अधिकांश लोग गरीब, भूमिहीन मजदूर, छोटे किसान थे जिनकी आबादी बहुत ज्यादा थी। इनके समक्ष हर तरह की समस्या उठ खड़ी हुई थी। फ्रांस की सरकार जनता के लिए जवाबदेह नहीं थी, चाहे जनता की रोजी रोटी की समस्या हो या फिर उसकी कृषि की बातें हों या उद्योग की बातें हों। सरकार के द्वारा किसी भी बिंदु पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। नतीजा यह हुआ कि धीरे धीरे जनता की आर्थिक स्थिति बदहाल होती चली गई, बद से बदतर होती चली गई, जिसके कारण उनके समक्ष सबसिस्टेंस क्राइसिस यानी जीवन यापन की समस्या उत्पन्न हो गई। इस समस्या के कारण उनके लिए जीवन चला पाना दुभर हो गया। उनके पास पैसे नहीं थे कि वे रोटी खरीद सके। जारे ने फसल बर्बाद कर दिया। सरकार के कृषि विरोधी नीतियों ने खाद्यान्न का अभाव कर दिया। रोटी की कीमत बढ़ती चली गई। बढ़ती हुई कीमत ने फ्रांस की जनता के समक्ष क्रांति के अलावा और कोई रास्ता नहीं छोड़ा, क्योंकि आप जानते हैं कि मरता क्या न करता। वहीं दूसरी ओर इस जनता के ऊपर हर प्रकार के टैक्स लाद दिए गए थे। लादने के कारण कारखानों में उत्पादन हो या न हो, कृषि की उपज हो या न हो, उन्हें अपनी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में चुकाना पड़ता था। यह हिस्सा उन्हें चर्च को देना पड़ता था, साथ ही साथ यह हिस्सा उन्हें ऑफिसल्स यानी नोबल्स को देना पड़ता था सरकार को चलाने के लिए। कुल मिलाकर अगर उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में चर्चा की जाए तो हम कह सकते हैं कि वे इतने हार्डशिप में थे कि उनके लिए आगे बढ़ पाना, जीवन को अच्छी तरह से संपादित करना लगभग नामुमकिन सा हो गया था। इस आर्थिक दुर्दशा ने और पहले और दूसरे स्टेट के प्रिविलेज ने उन्हें बाध्य कर दिया अपने इस विषम परिस्थिति से छुटकारा पाने के लिए, और उसने इस दिशा में प्रयास करना शुरू किया। आज इस दूसरे बिंदु के अंतर्गत आपको बताया जा रहा है कि वे कौन कौन सी परिस्थितियां बनी जिन्होंने फ्रांस में क्रांति को लाने में अहम भूमिका निभाई। तो जैसा कि आप जानते हैं, फ्रांस की सरकार यानी राजतंत्र में महलों पर एक आमदनी का बड़ा हिस्सा खर्च हो जाता था।
महलों पर आमदनी का ज्यादा हिस्सा खर्च हो जाने के कारण जन कल्याणकारी कार्यों में राजा के पास उसे पूरा करने के लिए धन ही नहीं बचता था। दूसरा, फ्रांस अपनी दबदबा को कायम रखने के लिए वह लगातार दूसरे देशों में उलझा रहा, जिस कारण से फ्रांस का खजाना खाली हो गया और फ्रांस की सरकार के समक्ष अपनी सरकार को चलाने के लिए धन नहीं था। धन के लिए उसे नए कर लगाने थे और जनता ने इस नए कर का विरोध किया। तीसरा था कि जन्मजात अधिकार के कारण फर्स्ट एस्टेट और सेकेंड एस्टेट को हर प्रकार के करों से मुक्ति थी, जो जनता बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और चाह रही थी कि इस सिद्धांत का उन्मूलन हो। सामाजिक न्याय नहीं था। समाज में उनके साथ नोबल्स और चर्च के द्वारा अमानवीय व्यवहार किया जाता था। फ्रांस इस दुर्दशा से बचने के लिए स्टेटस जनरल की बैठक बुलाई, जहां पर आम जनता ने अस्वीकार कर दिया। स्टेटस जनरल का नाम बदलकर असेंबली रख दिया गया। इस तरह से फ्रांस के अंदर एक असंतोष का माहौल पैदा किया और इस असंतोष के माहौल ने 14 जुलाई 1789 को वहां की जनता को एक मिलिशिया के रूप में उभार कर लाया और उनके द्वारा वास्तिल के किले का नाश कर फ्रांस में डेस्पोटिज्म का अंत कर, तानाशाही राजतंत्र का अंत कर वहां पर फ्रांस को एक गणराज्य बनाने की दिशा की ओर अग्रसर किया। उम्मीद है जो बातें बताई गई हैं वे आपकी समझ में आएंगी। पुनः इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अगली वीडियो में आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।